नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लासेस चालू हो चुकी हैं आपकी सीटेट के लिए, आज जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सीटेट का नोटिफिकेशन है वो आपको या तो मई के फर्स्ट वीक में या फिर अप्रैल के लास्ट वीक में देखने को मिल जाएगा, जिसका वीडियो मैंने डाल ही दिया था। तो आज यानी कि 27 अप्रैल को सीटेट का नोटिफिकेशन जो है आपका जारी हो चुका है और हमने इसके लिए पहले से ही आपके लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी थी, ताकि आपके लिए, क्योंकि समय बहुत कम है, 2 महीने का समय है आपके एग्जाम में। आपका पेपर का जो सिलेबस है थोड़ा सा वास्ट है और कई सारी सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट हैं। तो सीडीपी भी पढ़नी होगी आपको, मैथ्स भी पढ़ना होगा, हिंदी इंग्लिश भी पढ़ना होगा और वहाँ पर ईबीएस भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप जूनियर लेवल के लिए दे रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट भी देखनी पड़ेगी। तो लगभग 20-25 दिन का आपको यहाँ ऑनलाइन फॉर्म भरने का मौका भी मिलेगा, तो आप उसको भर लीजिएगा। बाकी थोड़ा फास्ट कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम सेंटर कहीं बहुत दूर ना पड़ जाए। और अपनी जो सब्जेक्ट भरें, तो सब्जेक्ट को भरने से पहले एक बार कल हम वीडियो डाल देंगे, उस वीडियो को देख लीजिएगा, कहीं आपके साथ धोखा ना हो जाए, तो उस चीज को भी देख लीजिएगा। क्लियर है? तो अभी जो हम करा रहे हैं वो आपको करा रहे हैं सीडीपी, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी। यहाँ पर अगर सीडीपी की बात करें, चाहे प्राइमरी लेवल हो या जूनियर लेवल हो, जिसमें 30 नंबर का आपका देखने को मिलता है आउट ऑफ 150। तो 150 में से 30, अगर आप इस क्लास को लेंगे तो ये मान लीजिए 28, 29 और 30। अगर आपने 20-25 क्लास भी ढंग से ले ली, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहा हूं और यहाँ से आपका जो पेपर है वो बनता है, तो इसमें अगर पेपर की बात करें तो कुल मिलाकर जो क्वेश्चंस का पैटर्न रहता है वो रिपीटेड ही रहता है, सेम वैसे ही आता है जैसे पिछली बार रहा था, सेम वैसे ही आया था। तो मैं आपको पेपर से सॉल्व करा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन रिपीट होंगे, लैंग्वेज का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है? क्योंकि आज सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जरूरी था। बाकी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। आज शायद ये 10वीं क्लास होगी, 9 क्लास अब तक आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो पहला प्रश्न आज का है, सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए? अगर बात करें कोऑपरेटिव लर्निंग की, सहयोगात्मक अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग की जब भी बात की जाएगी तो यहाँ पर बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की बात की जाएगी, यानी कि सक्रिय भागीदार बनाया जाएगा। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यानी कि एबीएल की यहाँ पर जाएगी। बच्चों को इंगेज करने की बात की जाएगी, उनको शामिल करने की बात की जाएगी और डिस्कशन की बात की जाएगी, जहां पर बच्चा चर्चा कर सके। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। तो सहयोगात्मक अधिगम यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग होगी तो टीचर को क्या करना चाहिए? एक समान योग्यता आधारित समूहों का निर्माण करना चाहिए। यहाँ पर अगर आप ऐसा कर रहे हैं, यानी कि उनकी क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी के आधार पर बच्चों का डिवाइडेशन कर रहे हैं ग्रुप्स के अंतर्गत, ये आप एक तरीके से लेवलिंग कर रहे हैं, यानी कि आप उनके साथ एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव की भावना को उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना होता है। विद्यार्थियों को केवल केवल से ही आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपके आंसर को गलत कर देते हैं। विद्यार्थियों को केवल निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए, करने का निर्देश देना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो केवल ने ही आपका आंसर गलत कर दिया। दूसरा यहाँ पर वर्ड आ गया आपका अनुसरण, यानी कि यहाँ पर जो बात आ गई इमिटेट की। अगर इमिटेट की बात आती है तो इसका मतलब क्या है? बच्चा यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, खुद का विचार नहीं रख पाएगा और वो सिर्फ नकल करने की ओर ध्यान देगा, तो ये तो गलत हो गया। चर्चाओं यानी कि डिस्कशन करेगा। वाद विवाद का प्रयोग को प्रतिबंधित करना चाहिए। मैंने आपसे शुरुआत में ही बोला था कि डिस्कशन होना चाहिए, एंगेजमेंट होनी चाहिए। यहाँ पर ये डिस्कशन को भी खत्म कर रहा है, एंगेजमेंट को भी खत्म कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो जो डिबेट्स हैं वो भी आपकी नहीं मना कर रहा है और डिस्कशन की भी यहाँ पर मना कर रहा है, दोनों को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हम। विविध शिक्षार्थियों का समूह बनाना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। आप अगर ग्रुप्स बना रहे हैं तो आप क्या करिए, जो आपके ग्रुप्स होने चाहिए डाइवर्स लर्नर्स के होने चाहिए, विविध शिक्षार्थियों के ग्रुप यहाँ पर होने चाहिए। तो अगर अधिगम होगा तो विविध छात्रों के साथ आपको देखने को मिल सकता है। एक होता है डाइवर्स और एक होता है आपका कन्वर्स। तो दो तरीके का यहाँ पर, दो तरीके के लर्नर मिलेंगे, एक होगा डाइवर्स और एक होगा कन्वर्स। कन्वर्स की बात करता तो ये गलत हो जाता,
ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है। अगर डाइवर्स की बात कर रहा है तो यहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लगाइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है, ऐसा करके वह क्या कर रहा है? यानी कि एक तरीके का जेंडर वाइज की बात यहाँ पर हो रही है। टीचर है और मान लीजिए टीचर क्या करे, क्लासरूम के अंतर्गत अगर क्रिकेट के ऊपर यहाँ पर क्या चल रही है, चर्चा चल रही है, और क्रिकेट के ऊपर चर्चा चल रही है, तो यहाँ पर टीचर क्या कर रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है किसको? बॉयज और गर्ल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर क्रिकेट के लिए बोल रहा है कि जो क्रिकेट है वो कौन खेलेगा? लड़के ही क्रिकेट खेलेंगे, ऐसा बोला जा रहा है एक तरीके से। यानी कि सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी होगी? लड़कों की। ऐसा अगर आप कर रहे हो तो इसको बोलते हैं जेंडर वाइज। क्या बोलते हैं? जेंडर वाइज बोलते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं जेंडर वाइज, यानी कि इसको बोलते हैं लैंगिक पक्षपात। इसका मतलब हो गया कि आप फुटबॉल खेलने की बात करो, क्रिकेट खेलने की बात करो, बैडमिंटन खेलने की बात करो, वॉलीबॉल खेलने की बात करो, कोई भी खेल हो, वहां पर अगर बात कर रहे हो, जैसे कुश्ती की बात कर रहे हैं, तो वहां पर अगर आप ये बोल रहे हो कि यहाँ पर तो बस मतलब बॉयज ही खेलेंगे, गर्ल्स का कोई मतलब नहीं है, गर्ल्स नहीं खेलेंगी, तो ये होता है जेंडर वाइज की, जेंडर वाइज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर? ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी क्लासरूम के अंतर्गत अगर हम बॉयज को जितना पार्टिसिपेट करने की बात करेंगे, उतनी ही पार्टिसिपेट करने की बात किसकी करेंगे? गर्ल्स की करेंगे। इसका मतलब तो ये हो गया कि डॉक्टर अब लड़कियां नहीं बनेंगी, तो ये एक तरीके का जेंडर वाइज होगा, जो हमारी स्टेरियोटाइप रूढ़िगत परंपराओं को दर्शाता है। ऐसा हमें नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए, वही देखा, रूढ़िबद्ध चुनौतियों को कम कर रहा है। भाई साहब, अगर आप बॉयज को क्या कर रहे हो, बॉयज को बढ़ावा दे रहे हो और गर्ल्स को बढ़ावा नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? आप रूढ़िबद्ध जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, 10 20 50 साल से परंपराएं चली आ रही हैं, उन ट्रेडिशंस को ही फॉलो कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो? उनको कम थोड़ी कर रहे हैं, आप तो उनको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है, जेंडर पूर्वाग्रहों का पालन कर रहा है। भाई पालन क्यों करेगा? समाज के द्वारा जो गलत नियम बनाए गए हैं उनमें परिवर्तन करना चाहिए और उनको चुनौती देनी चाहिए। क्लियर? जेंडर समानता का अनुसरण कर रहा है, मतलब जो हमारे बड़े बूढ़े पूर्वज करके गए वही हम करते रहे। अगर कोई गलत नियम कानून है तो उसमें संशोधन भी जरूरी होता है, तो हम संशोधन की बात यहाँ पर कर सकते हैं। जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ रहा है। जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं को क्या कर रहा है? तोड़ रहा है। चलिए बताइए अब क्या होगा। जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ रहा है। अगर लड़कियों को अधिक लड़कियों की अपेक्षा क्या कर रहा है? लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है, इसका मतलब चुनौतियों को कम कर रहा है, ये तो हो नहीं रहा है। जेंडर पूर्वाग्रहों का पालन कर रहा है। ठीक, जेंडर समानता का जो हमारे स्टेरियोटाइप्स चल रहे हैं उसकी बात हो रही है, तो सेकंड वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी पुरानी परंपराएं चल रही हैं उन्हीं का ये अनुसरण कर रहे हैं भाई साहब, कुछ नया करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपसे यहाँ पर नेगेटिव पूछा है कि वो कर क्या रहा है, नेगेटिव पूछा है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए इंग्लिश में नहीं मिलेगा आपको देखने को, एक ही बार पढ़ने को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए इसका आंसर क्या होगा। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, और ये भी जो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, सीटेट का जो पेपर हुआ था क्या? ये पेपर ही तो है 2022 का, और पेपर है आपका 8 जनवरी का। 8 जनवरी का जो पेपर है उसमें ये सवाल थे, तो ये उसी के पेपर के सवाल हैं। क्वेश्चन है, विविध पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों वाली कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? यानी कि बच्चा जो है वो क्लासरूम के अंतर्गत आता है तो विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आता है, वो अपने अपने नए नए अनुभव लेकर आता है। बच्चे को कहा जाता है कि बच्चा एक लिटिल साइंटिस्ट होता है, जिसको कहा था जीन पियाजे ने। बच्चा सक्रिय ज्ञान का निर्माता होता है, ये भी बात जीन पियाजे ने कही थी। तो विविध पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों वाली कक्षा
में अध्यापक को क्या करना चाहिए? अगर ऐसी कक्षा है जहां पर विविध पृष्ठभूमियों से बच्चा आ रहा है तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है, ऐसी कक्षा को क्या कहेंगे? तो ऐसी कक्षा को हम इंक्लूसिव क्लासरूम कहेंगे, यानी कि समावेशी कक्षा कहेंगे। अब यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं। विविध पृष्ठभूमियों से आए शिक्षार्थियों वाली कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? परीक्षा में उनके निष्पादन के आधार पर विद्यार्थियों के समूह बनाने चाहिए। चलिए देखते हैं। सभी से सफलता की अपेक्षाएं करनी चाहिए और बनाए रखनी चाहिए। सभी से क्यों? विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक प्रसंग के आधार पर उनका वर्गीकरण करना चाहिए। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? वर्गीकरण करने की बात कर रहे हो, सरकार क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हो। क्लासिफिकेशन आप नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं कर सकते, पृथकीकरण नहीं कर सकते, अलगाव नहीं कर सकते, लेवलिंग नहीं कर सकते, रैंकिंग नहीं कर सकते। ये जितने भी वर्ड्स मैंने आपको बोले हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो, लेवलिंग हो, रैंकिंग हो, क्लासिफिकेशन हो, ये आपके आंसर को हमेशा गलत करते हैं। क्लियर? मानकीकृत पाठ्यचर्या और आकलन की विधियों को अपनाना चाहिए। स्टैंडर्डाइज आपका करिकुलम है, आप उसको फॉलो नहीं करेंगे। आपका अगर करिकुलम कैसा है, फ्लेक्सिबल है, तो आप उसको फॉलो करिए। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। फर्स्ट वाला क्या है? परीक्षा में उनके निष्पादन के आधार पर विद्यार्थियों के समूह बनाने चाहिए। तो आप निष्पादन के आधार पर इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। ग्रुप्स स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। सरकार परफॉर्मेंस के आधार पर, आप परफॉर्मेंस के आधार पर क्या नहीं करेंगे? उनकी लेवलिंग करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप उनके ग्रुप्स नहीं बनाएंगे। क्लियर? और ये सामाजिक वर्गीकरण क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे। स्टैंडर्डाइज नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल। तो सेकंड वाला ही बचा, यही आपका सही होगा। सभी से सफलता की अपेक्षा करनी चाहिए और बनाए रखनी चाहिए। हम ऐसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रत्येक स्टूडेंट है वो अच्छा परफॉर्मेंस भी देगा अपने अपने खुद के आधार पर। क्लियर? तो हम उनसे अपेक्षाएं रख सकते हैं इस बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगाइए क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज डन। रचनात्मक आकलन कब किया जाता है? देखिए, इस प्रकार के दो प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होता है एफए, जिसे बोलते हैं हम फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्लियर? और एक होता है ऐसे, जिसे बोलते हैं हम समेटिव असेसमेंट। दो प्रकार के असेसमेंट होंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करें तो इसको बोलते हैं रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन। क्लियर? और दूसरा है समेटिव असेसमेंट, जिसे हम बोलते हैं योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन। तो दो प्रकार का आपका असेसमेंट हो गया, एक हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट और दूसरा हो गया समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो स्टडी के दौरान होता है। कैसा होता है? स्टडी के दौरान, जब आपकी स्टडी चल रही होती है उसी के दौरान होता है। एक तरीके से ये सेल्फ असेसमेंट भी कहा जा सकता है, यानी कि ये आपका टर्म बेस्ड नहीं होता, ये मल्टीपल टर्म्स में आप बोल सकते हो इसको। दूसरा है समेटिव असेसमेंट, जिसको योगात्मक आकलन कहते हैं। ये होता है आपका अंत में होता है, एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं, एंड टर्म एग्जाम बोल सकते हो इसे आप। क्लियर? तो ये जो एग्जाम्स हैं एंड टर्म, तो ये जो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, आप जो पढ़ रहे होते हैं उसी के दौरान टीचर के द्वारा जो असेसमेंट किया जाता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार से जो किया जाता है, वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। जैसे आपकी एक साल आप पूरे पढ़े तो लगभग आपका असेसमेंट चलता ही रहता है इसमें। समेटिव असेसमेंट की बात करें तो ये ईयरली बेस्ड होता है, यानी कि साल के अंत में हो जाता है। जैसे यूपी बोर्ड 10th क्लास की अभी परीक्षाएं होती थी, तो वो आपकी जो परीक्षाएं हैं 10th क्लास की होती है, तो वो जो होती हैं वो आपकी समेटिव असेसमेंट का एक पार्ट होती हैं। लेकिन उनको भी बांट दिया, 180 नंबर में बांट दिया, तो वो जो 180 नंबर बांटे वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट होंगे। तो अब जो न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है 2020 वाली, तो उसमें इस पर बल दिया गया है। तो यहाँ पर पूछ भी सकता है एनईपी 2020 का आधार क्या है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या होगा? एफए होगा, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ये तो मैंने इसको तोड़ दिया क्वेश्चन को, अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। रचनात्मक आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कब होगा? ड्यूरिंग द स्टडी, स्टडी के दौरान होगा। केवल सत्र के आधार पर, मैंने जब पहले ही बता दिया, केवल आ जाए खत्म हो जाएगा। केवल सत्र के आरंभ में, सरकार सत्र के
सत्र के आरंभ में ही क्यों होगा? ये सत्र के दौरान होता है, यानी कि आरंभ में भी होगा, बीच में भी होगा और अंत में भी होगा। ये क्या कहलाता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो ये गलत हो गया। सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान, ये तो ठीक भी लग रहा है। केवल सत्र के अंत में, केवल सत्र के अंत में अगर हो रहा है तो ये इसको हम बोलते हैं समेटिव असेसमेंट, योगात्मक आकलन। तो ये फॉर्मेटिव कहाँ हुआ? ये भी गलत है। केवल, फिर गलत करके आपके आंसर को, उन विद्यार्थियों के लिए जो अधिगम चुनौतियों को जूझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी विद्यार्थियों के पूरे सत्र के दौरान होता है, थ्रू आउट द सेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट, यानी कि जो आपका सेशन चल रहा है उसके थ्रू आउट चलेगा, यानी कि चलता रहेगा। ये एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन बोल सकते हैं हम इसको, सतत चलता रहता है। क्लियर? नेक्स्ट देख लो भाई, इनके जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं अपने आप में। तो एक्सप्लेनेशन को अगर आप समझ गए तभी आप सीडीपी को अच्छा कर पाओगे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विल प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग स्टूडेंट, यानी कि समालोचनात्मक चिंतन को समन्वित करता है। यहां पर सोच विचार की बात आएगी। समालोचनात्मक चिंतन को क्या करता है? समन्वित करता है, प्रमोट करता है एक तरीके से। देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें, अगर ये वाला क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए, हालांकि इस क्वेश्चन को पूछने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन इस सवाल को जब पूछता है तो इस तरीके से भी पूछ लेता है जो ये सवाल पूछा गया है। जो क्रिटिकल थिंकिंग है, आप इस क्रिटिकल थिंकिंग को समझिए थोड़ा सा। अगर इसको समझ गए तो ये क्लियर हो जाएगा आपका। क्लियर? क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें, जब भी आपका इसका क्वेश्चन दिखे तो आपका जो क्वेश्चन होगा उसका जो आंसर होगा, क्या होगा? आंसर जो होगा वो क्या होगा? एक नहीं होगा, एक नहीं होगा, ऐसे समझ लो। एक नहीं होगा भाई, ऐसे समझ लो। यानी कि जो आपका आंसर है वो एक नहीं होगा। मैंने आपसे प्रश्न किया भारत की राजधानी क्या है, तो आपने उत्तर दे दिया दिल्ली। ये समालोचनात्मक चिंतन का पार्ट नहीं है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट नहीं होगा। जैसे इन्होंने पूछा है श्रीलंका की राजधानी कौन सी है, तो आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दो राजधानी है, एक मैं बता देता हूं, एक है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, दूसरी बताइएगा भाई जो पुरानी है, वो तो आपको पता ही होगी। अगर यहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है श्रीलंका की राजधानी कौन सी है, तो आंसर फिक्स है, इसमें आप कोई भी फेल बदल नहीं कर सकते। मैंने पूछा यहां पर ये लिखा होता भारत की राजधानी क्या है, तो आप आंसर देते दिल्ली है, तो इसमें आप कोई फेरबदल नहीं कर सकते। अगर आप फेरबदल नहीं कर सकते, एक ही उत्तर होता है, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट नहीं होगा, समालोचनात्मक चिंतन का हिस्सा नहीं होगा। क्लियर? तो ये वाली बात क्लियर हो गई। आंसर आपके मल्टीपल होने चाहिए। अगर कोई क्लासरूम है, उस क्लासरूम के अंतर्गत हम समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें और कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हर बच्चा अपना अपना नया जवाब दे, तो उसको क्या बोलेंगे? क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट या क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन बोलेंगे। भारत में अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी एक ही डेट का हो गया। क्लियर? वैसे कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को या 5 नवंबर को, बताइएगा आप। एशिया में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, बताइएगा। भारत में है या चीन में है? और अगला क्वेश्चन है, आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या को किस प्रकार सुलझाएंगे? क्या आप इस प्रश्न का एक उत्तर दे सकते हैं? आप इस पर ऐसे भी लिख दोगे, ऐसे लिख दोगे, पूरा का पूरा निबंध छाप दोगे, लेकिन इन तीनों प्रश्नों के ऊपर आप कभी भी ऐसे नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आंसर ही आपका शॉर्ट टर्म है। ठीक, तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा एक तरीके से, यहां पर आप क्या करोगे? अपने अपने आंसर दोगे, यानी कि पानी की कमी की समस्या को आप कैसे पूरा करोगे, तो यहां आप बताओगे, कोई बताएगा कि हम छोटे छोटे तालाब बनाएंगे, कोई बताएगा तालाबों को लिंक कर सकते हैं एक दूसरे से, कोई बताएगा नदियों को तालाब। तो इस तरीके के छोटे छोटे प्रश्न हो सकते हैं। हम बूंद बूंद को बचाएंगे, मियावाकी की जो पद्धति होती है उसका यूज करेंगे, तो बहुत सारे यहाँ पर आंसर हो सकते हैं। यहाँ पर आपके जो आंसर हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड होंगे, तो यहाँ पर एक आंसर नहीं होगा, बहुत सारे आंसर होंगे। तो ये क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, लगाइए क्या होगा आंसर। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन रिक्वायर्स, समावेशन की अवधारणा हेतु किसकी आवश्यकता है? समावेशन
इंक्लूजन की बात की जाएगी तो इंक्लूजन की जब भी बात की जाएगी तो यहाँ पर विविधता की बात की जाएगी, डाइवर्सिटी की बात की जाएगी, कभी भी कन्वर्जेंट की बात नहीं की जाएगी। और चिंतन की भी अगर बात की जाती है तो अपसारी चिंतन की बात की जाएगी, ना कि अभिसारी चिंतन की। तो ये भी बात ध्यान रखनी है आपको। क्लियर। असेसमेंट की बात की जाए तो फॉर्मेटिव ही होगा, समेटिव की बात नहीं करेंगे। और समावेशन की बात करें तो एक ऐसा क्लासरूम जहां पर विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आए हुए बच्चे हों, चाहे अमीर का हो या गरीब का हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, मल्टी लैंग्वेज स्टूडेंट यहाँ पर हो सकता है। तो आपका प्रश्न है समावेशन की अवधारणा हेतु किसकी आवश्यकता है, बताइए किसकी आवश्यकता है। तो नीचे से ऑप्शन पढ़ते हैं आपकी बार। विद्यार्थियों का नामीकरण, यानी कि नामीकरण का मतलब हो गया लेवलिंग, और पृथक्कीकरण। ये वाले वर्ड मैं बोलते बोलते थक गया, क्योंकि यही वर्ड मैं हर बार बोलता हूँ। डिस्क्रिमिनेशन आ जाए, आपका लेवलिंग आ जाए, रैंकिंग आ जाए, क्लासिफिकेशन आ जाए, आपके आंसर को गलत कर देंगे, ये समझ लीजिए। तो लेवलिंग भी आ गया आपका, और यहाँ पर क्या आ गया, रैंकिंग भी, पृथक्कीकरण यानी कि डिस्क्रिमिनेशन भी आ गया। दोनों चीज देखने को आपको मिल जाएंगी, ठीक। जिसको हम सेग्रीगेशन भी बोल सकते हैं, लेवलिंग हो, सेग्रीगेशन हो, और डिस्क्रिमिनेशन हो, क्लासिफिकेशन हो, ये सारे के सारे वर्ड आपको गलत कर देंगे आंसर को। तो ये तो निपट गया भाई साहब इससे। तो अध्यापक केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां, अध्यापक केंद्रित ही क्यों होनी चाहिए। इंक्लूसिव क्लासरूम की बात की जाएगी तो जो आपकी शिक्षण प्रणाली होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, सीसीई। सीसीई के दो पार्ट हो गए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, या फिर शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो टीचर बेस्ड है, टीचर बेस्ड नहीं होगा, स्टूडेंट बेस्ड होगा। क्लियर। तो दूसरा इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसको कहते हैं। क्लियर। तो ये भी वाला पार्ट आपका देखने को ये वाला पार्ट आपका देखने को मिल सकता है अगर ऑप्शन में हो तो। आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण, मैंने पहले ही बोला है मानकीकृत परीक्षण की बात नहीं होगी, स्टैंडर्डाइज टेस्ट की बात हम नहीं करेंगे। और जो आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है विविधता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान, ये बात बिल्कुल सही है। विविधता मैंने वाली बात पहले सबसे पहले यही बोली थी कि विविधता वाली बात, और दूसरी इंडिविजुअल जो डिफरेंस है उनका सम्मान हमको करना पड़ेगा। एक ऐसा क्लासरूम है जहां पर क्या है, सभी बच्चे, मान लीजिए कोई तमिल का हो सकता है, कोई हिंदी का बच्चा हो सकता है, कोई पंजाबी स्टूडेंट भी हो सकता है। अब ये क्लासरूम है, यहाँ पर अमीर का भी बच्चा देखने को आपको मिल सकता है, यहाँ पर आपको गरीब का भी बच्चा देखने को मिल सकता है, यहाँ जो पिछड़ा वर्ग है उससे भी बच्चा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ ये जो बच्चे हमें देखने को मिलते हैं, हम इनको क्या मानेंगे, एक तरीके से धरोहर मानेंगे, ना कि इनके साथ अलगाव की भावना करेंगे, ठीक। और यहाँ पर मल्टीलिंग्विज्म जो स्टूडेंट हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, बहुभाषी बच्चे। तो ये जो भी बच्चे मिलेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस उनके अंदर देखने को मिल सकते हैं, तो इन सभी का हम सम्मान करेंगे। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए क्या होगा। डिसलेक्सिया पजेस डायरेक्ट चैलेंज इन द डोमेन ऑफ पठन वैकल्य, जैसे बोलेंगे हम डिसलेक्सिया किस क्षेत्र के प्रत्यक्ष रूप में चुनौती प्रस्तुत करता है। देखिए प्रत्यक्ष, इसको अगर हम पठन वैकल्य की बात करें, डिसलेक्सिया की बात करें, तो इस पर बात करेंगे। उससे पहले बात करेंगे डिसकैलकुलिया। एक वर्ड आता है डिसकैलकुलिया, यहां पर जो आपको देखने को मिलेगा, जो गणना आधारित संक्रियाएं होंगी, गणना आधारित जो संक्रियाएं होंगी उन्हें करने में हमें क्या होगी, समस्या देखने को यहाँ पर मिल सकती है। गणना आधारित यानी कि हमें मैथ्स की बात करें, डिवीजन की बात करें, मल्टीपल की बात करें, फ्रैक्शन की बात करें, इनको अगर हमें समस्या सॉल्व करने में आ रही है तो वहां पर डिसकैलकुलिया देखने को मिलेगा। पठन वैकल्य की बात करें, डिसलेक्सिया की बात करें, तो भावात्मक नियमन से कोई मतलब नहीं होगा, शारीरिक समन्वय से कोई मतलब नहीं होगा, सामाजिक अंतःक्रिया से भी कोई मतलब नहीं होगा, लिखित विषय वस्तु के बोध में यहाँ पर आपको चुनौती प्रस्तुत करता है। लिखित भी बोल सकते हैं, पढ़ने में भी आपको समस्या यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो बहुत आसान सवाल है, ये क्वेश्चन रिपीट भैया पिछले पेपर में भी देखने को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लगाइए क्या होगा।
क्वेश्चन है स्वलीनता। स्वलीनता जैसे हम क्या बोलते हैं, ऑटिज्म कहते हैं, से ग्रस्त विद्यार्थी हालांकि कुछ क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन उनके पास फिल इन द ब्लैंक है का मजबूत पक्ष भी है। किसका मजबूत पक्ष है ये देखना है। अध्यापक जिसका इस्तेमाल शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में कर सकते हैं। अब ये तो ऑप्शन से ही पता चलेगा। सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देने, सामाजिक संप्रेषण, स्वयं को बड़े समूहों के सामने बिना हिचक के व्यक्त करना, दैनंदिनी में जल्दी जल्दी परिवर्तन के प्रति सरलता पूर्वक सामंजस्य। टू पे अटेंशन फॉर मिनट डिटेल्स। चलिए तो देखिए, अगर यहाँ पर बात की जाए स्वलीनता की बात की जाए तो हम इसे बोलते हैं ऑटिज्म। ऑटिज्म की जिस भी स्टूडेंट को, जिस भी शिक्षार्थी को अगर समस्या है, अधिगमकर्ता को अगर समस्या है, तो वो क्या हो जाता है, एक लंबे समय तक अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। लंबे समय तक ध्यान केंद्रित ना करना, ध्यान केंद्रित न कर पाना, इसको बोल सकते हैं हम। वो क्या हो जाता है, जल्द ही क्या हो जाता है, आकुल हो जाता है। क्या हो जाता है, आकुल हो जाता है। तो एक ऐसा स्टूडेंट है जो कम समय में ही आकुल हो जाता है। मान लीजिए क्लास चल रही है, 1 घंटे की क्लास है, वो आकुल हो जाता है, 1 घंटे की पूरी क्लास को नहीं ले सकता। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए पार्ट वेस्ट कर सकते हैं, 10-10 मिनट में, 15-15 मिनट में क्लास दे सकते हैं। तो यहाँ पर होगा टू पे अटेंशन फॉर मिनट डिटेल्स। इस वाले वर्ड को समझ गए, आंसर आ जाएगा। यानी कि छोटे छोटे विवरणों का हम यूज कर सकते हैं। सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देने की यहाँ पर बात करेंगे। जब भी किसी को ऑटिज्म की समस्या होगी, स्वलीनता की समस्या होगी, वो बड़े समय का यूज नहीं कर सकता एक तरीके से। यानी क्लास अगर 2 घंटे का मैराथन चल रहा है, मैं आपके लिए 2 घंटे का मैराथन लूं, और किसी भी स्टूडेंट को ऑटिज्म की समस्या है, तो वो इकट्ठा 2 घंटे की समस्या क्लास को नहीं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, वीडियो अपलोड कर देंगे। तो वो क्या करेगा कि अच्छे सर की अगर मुझे क्लास लेनी है तो मैं 10-10 मिनट की क्लास कर लूंगा, 5-6 कंप्लीट कर लूंगा। तो जो ऑटिज्म की समस्या है वो क्या हो जाएगी, उसकी मिनट डिटेल्स यानी कि सूक्ष्म विवरणों में बट जाएगी, तो वो क्लास को ले लेगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही। बाकी सामाजिक संप्रेषण की ऑटिज्म को कोई बात नहीं होती। स्वयं को बड़े समूह के सामने बिना हिचक के व्यक्त नहीं कर सकता। दैनंदिनी में जल्दी जल्दी परिवर्तन के प्रति सरलतापूर्वक सामंजस्य नहीं कर सकता। कॉपीराइट। चलिए भाई, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मैं तो ये रहा हूं, क्लास लोगे तो फायदा रहेगा, नहीं लोगे तो बिल्कुल मत लो, आपकी इच्छा। दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के साथ शिक्षण करते समय किस विधि के माध्यम के प्रयोग से बचना चाहिए। यानी कि दृष्टिबाधिता यानी कि बच्चा देख नहीं सकता, क्लियर है, उसका विजन नहीं क्लियर है, विजुअल इंपेयरमेंट की समस्या है। कैसी है, विजुअल इंपेयरमेंट की समस्या है। अगर बच्चा देख नहीं सकता है तो आप उसके लिए क्या यूज करोगे, अरे इनको छोड़ो, जो मैं एक्सप्लेनेशन बोलता हूं उसमें ही आंसर छुपा होता है, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। अगर बच्चा देख नहीं पाता है तो आप उसके आंख का यूज नहीं है, ऑर्गन्स हैं। अगर ये सारे आंख है, नाक है, ठीक, कान है, मुंह है, तो ये ऑर्गन्स, अगर कोई एक ऑर्गन काम नहीं कर रहा है तो दूसरा ऑर्गन काम कर रहा है, तो हम दूसरे ऑर्गन्स का यूज करके अधिगम कर सकते हैं। मान लीजिए दृष्टिबाधित है, विजुअल इंपेयरमेंट बच्चा है, वो देख नहीं सकता है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए टच एंड फील वाले मटेरियल यूज करेंगे कि वो भाई टच करके देखे, 2-3 बार टच करेगा, उसको पता चल जाएगा ये वाली चीज ये है। क्लियर। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑडियो कैसेट्स वगैरह का यूज कर सकते हैं, वो सुन सकता है तो उससे देख लेगा। आप उसको दिखाने का प्रयास करेंगे तो आपका आंसर गलत होगा, और यही इस ऑप्शन में किया होगा। देखिए, श्यामपट्ट पर लिखित विषय वस्तु की मौखिक रूप से व्याख्या करना। आप मौखिक रूप से वर्बली व्याख्या कर रहे हो, एक्सप्लेनेशन दे रहे हो वर्बली रूप में, तो ये सही माना जाएगा। स्पर्शग्राही मानचित्र देना, स्पर्शग्राही टच एंड फील का यूज कर रहा है, तो ये भी बात ठीक है। सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति देना, ये भी बात ठीक लग रही है भाई। अधिगम के आकलन के लिए लिखित परीक्षण लेना, ये बात तो गलत है। अब देखिए, आपसे पूछा भी क्या था, आंसर तो मैंने दे ही दिया आपको। दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के साथ शिक्षण करते समय किस विधि के माध्यम के प्रयोग से बचना चाहिए,
आपसे पूछा है बचना चाहिए, यानी कि नेगेटिव आंसर पूछ रहा है और मैं यहाँ बोलता गया कि सही है सही है सही है, इसका मतलब एक ही पे ही अटक गया। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए जो भी लिखित विषय वस्तु है, जो भी आपकी राइटिंग में है, उसको आप क्या कर रहे हो, वर्बली यूज कर रहे हो लेक्चर के मेथड के रूप में। भाई वो देख ही तो नहीं सकता, सुन तो सकता है, तो आप वर्बली उनको क्या कर रहे हो, एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, तो ये तो बात बिल्कुल सही मानी जाएगी। स्पर्श ग्राही, मैंने अभी बोला था टच एंड फील का यूज करेगा, बच्चा देख नहीं सकता, टच एंड फील का यूज करेगा, तो स्पर्श कर लेगा वो एक तरीके से, जिसको हम टेक्टाइल मैप्स बोलते हैं, मैप्स का अगर यूज कर रहा है तो। तीसरा है अधिगम उपकरणों के प्रयोग की अनुमति देना, जो सहायक उपकरण है, जो उसके लिए सहायक उपकरण होंगे, जैसे मैथ्स के अंदर बात करें तो 10 ग्राम वगैरह का यूज वो, क्लियर, तो वो क्या होंगे, उसके लिए सहायक उपकरण होंगे। और किससे बचना चाहिए, लिखित परीक्षा से बचना चाहिए। क्लियर। तो अगर इस जिसको दिख ही नहीं रहा है तो हम उसके लिए लिखित परीक्षण क्यों लेंगे, उसके लिए तो जो आपका वर्बली भी लिया जा सकता है। क्लियर। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, जो कि गलत है। गलत है इसी वजह से सही है क्योंकि आपसे गलत ही पूछा था। इस वाली बात को समझने में बहुत टाइम लगता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की नहीं है, बात फिर नहीं है, गलत है इसी वजह से सही है, फिर भी यही देखने को आपको मिल सकता है। बताइए क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑफ स्टूडेंट विद गिफ्टेडनेस। प्रतिभाशालियों की नहीं होगी, प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होगा वो रचनात्मक होगा, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट हो रहा होगा। ठीक, फॉर्मेटिव बोल सकते हैं एक तरीके से, रचनात्मक होगा, क्रिएटिव होगा, इनोवेशंस करेगा, एक्सप्लोरेशन करेगा, अनुसंधान करेगा, खोज करेगा, सक्रिय ज्ञान का निर्माता होगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, डिस्कशन करेगा। ये सारे के सारे वर्ड आपको देखने को मिलेगा। उच्च स्तरीय चिंतन आपको वहां पर देखने को मिल सकता है गिफ्टेड स्टूडेंट के लिए, समाधान करने के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, औसत से अधिक बुद्धि स्तर पर। तो प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी हैं औसत से अधिक बुद्धि स्तर पर, ठीक है। उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, अभी तो मैंने बोला था उच्च स्तरीय समस्या समाधान वही मिल रहा है भाई। कौशलों की निपुणता, कौशलों पर निपुणता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, चाहे उच्च स्तरीय यहाँ बोल दो या यहाँ बोल दो, बात तो एक ही है। मोटिवेशन के लिए बोल दो या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बोल दो, बात वही जा रही है। जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन, गिफ्टेडनेस है भाई। गिफ्टेडनेस का मतलब समझ रहे हो, एक तरीके से आईक्यू लेवल जो होगा वो 140 प्लस होगा सरकार, 140 प्लस का होगा। आईक्यू लेवल क्या होगा, 140 प्लस का होगा। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा उसका आईक्यू लेवल अच्छा है, तो आप किससे बचोगे, वो जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन नहीं होगा, जबकि सक्रिय होगा, तेजी आएगी उसके ज्ञान को ग्रहण करने में। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कितने हो गए भाई, 21। चलिए लास्ट कराते हैं इस सवाल को, फिर नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इतना करिए भाई, 10 10 12 12 क्वेश्चन से करोगे तो बहुत कुछ कर जाओगे, क्योंकि पेपर सॉल्व करा रहा हूँ पूरे के पूरे यूट्यूब के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं कराया, पहली बार कोई बंदा आया है जो आपको पेपर ही सॉल्व करा रहा है। तो पेपर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सब अपने अपने बैच के चक्कर में पड़े हैं, मैं फ्री के चक्कर में पड़ा हूँ। एक अध्यापक को विद्यार्थियों को योग्यता के परिप्रेक्ष्य और अधिगम को प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे भाई आंसर क्या है। अ टीचर शुड मोटिवेट स्टूडेंट टू फॉर्म, मोटिवेट कैसे कर सकता है, ऑप्शन पे देखते हैं। वृद्धि बोधक ठीक लग रहा है, अस्तित्व बोधक ठीक लग रहा है, वृद्धि बोधक ठीक लग रहा है, और अस्तित्व बोधक भी ठीक लग रहा है। चलिए, अधिगम को प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एक सक्रिय के लिए तो प्रोत्साहित करते हैं, निष्क्रिय के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। तो दो ऑप्शन तो निपट गए, दो ऑप्शन तो आपके गए निपट। अब एक बचा है, एक अध्यापक को विद्यार्थियों को योग्यता के वृद्धि बोधक परिप्रेक्ष्य और अधिगम को एक सक्रिय प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो अस्तित्व बोधक होगा या वृद्धि बोधक होगा, एंटिटी, और ये है आपका इंक्रीमेंटल। बताइए भाई, पैसिव तो दोनों ही दोनों गलत हो गए, एक्टिव होगा ये भी बात क्लियर है। वैसे मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको इंक्रीमेंटल देखने को मिलना चाहिए, क्या लगाया है, हाँ जी, जो आपका ऑप्शन है वो भी इंक्रीमेंटल ही है, यानी कि वृद्धिबोधक है और कैसा है, सक्रिय है।
फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, अस्तित्व बोधक यहाँ पर नहीं होगा। क्लियर। तो आज की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही जो मैंने अब तक करा दिया आपको। 11 क्वेश्चन कराए, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, लगभग 5-6 पेपर सॉल्व करा चुका हूँ आपको। और आप इन पेपर को सॉल्व करके जाओगे तो ये मान लीजिए सीडीपी में आउट ऑफ 30, मैं 29 की भी बात नहीं कर रहा, 30 में से 30 लाओगे। अब सीडीपी आपकी हिंदी की भी शुरुआत हो जाएगी, मैथ्स की भी शुरुआत हो जाएगी, ईवीएस की भी शुरुआत हो जाएगी और साइंस की सीडीपी भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर जो सीडीपी 90 नंबर की आती है 150 में से, आप में से बहुत सौ को नहीं पता होगा, 90 नंबर की सीडीपी आती है, चाहे वो पेडागोगी का ही पार्ट होता है, चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, ईवीएस में हो या साइंस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी पेडागोगी पेडागोगी दिखती है। तो यहाँ पर आप 90 में से अगर यहाँ पर आप ये मान लीजिए कम से कम 85 का स्कोर कर सकते हो, कम से कम 85। बाकी आपकी सब्जेक्ट है, थोड़ा बहुत आपको ध्यान ज्ञान है तो आप 120 प्लस तो आराम से कर दोगे। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो मेरी क्लासेस को लेते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि इनको लगता है कि भाई बड़े बड़े महारथी डले हैं यूट्यूब पे, उनको लेंगे हम। तो आप किसी को भी चूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि मैं फ्री में एजुकेशन दूंगा और हर बच्चे को एजुकेशन दूंगा। सीडीपी और सीटेट का एक भी कोर्स लॉन्च नहीं होगा आपके लिए, कोई किसी प्रकार का लॉन्च नहीं होगा, सब कुछ यूट्यूब पर ही बिल्कुल फ्री होगा। पीडीएफ के लिए मैं टेलीग्राम बना दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग पीडीएफ ले सकते हो। क्लियर है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी आपकी इच्छा है, करना चाहें तो कर दीजिएगा, और ये भी करना चाहें तो ये भी कर दीजिएगा, और ये भी करना चाहें तो ये भी कर दीजिएगा, और ना करना चाहें तो कतई मत करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग बस क्लास को लेते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।